फेसबुक पर कहानी पाठ का यह मेरा पहला अनुभव है और मुझे लगता है कि अभी मैं अपने पाठकों के सामने शायद किसी हॉल में बैठी हूँ, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। आप सबों का अभिवादन। लॉकडाउन के इस कठिन समय में यहाँ बैठकर और सबों से संवाद स्थापित करना, यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक अनुभव है। अभी के समय में जब हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, हमारा समय लग रहा है जैसे थम सा गया है। घर में अलग तरह की व्यस्तताएं हमारे सामने आ गई हैं और इस तरह के लाइफ स्टाइल के हम सही पूछिए तो आदी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी सबके मन में एक इसके साथ जिसको कहते हैं कोप अप करने की बात ज़रूर है। हम सभी सहयोग दे रहे हैं, जिस तरह से भी सहयोग हो उस तरह से हम लोग सहयोग दे रहे हैं। कोई अपने मन में कुछ नई प्रतिज्ञाएं ले रहा है, कोई ऐसे विचारों के अनुरूप जा रहा है कि जो भी बुरे व्यवहार हमने पहले किए होंगे वो व्यवहार हम अब शायद कभी न करेंगे जब लॉकडाउन टूटेगा। सबकी अपनी अपनी दुनिया है, सबका अपना अपना मन है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हाँ, फेसबुक के द्वारा हम सभी जुड़े हैं और यह एक बहुत ही सार्थक पहल जैसी है। हंस की तरफ से कहूँगी कि यह एक बहुत ही सार्थक पहल है जिसे उन्होंने शुरू किया है और मुझे आज कहानी पाठ का मौका दिया है। इसके लिए मैं दिल से हंस परिवार की आभारी हूँ। और इस लॉकडाउन के बीच सभी अपने अंदर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस लॉकडाउन के बीच हम सभी अपने अंदर सिमट से गए हैं। हम सभी एक तरह से चुप हो गए हैं, एक तरह की चुप्पी हमारे अंदर आ गई है। समझ में नहीं आता कि हम कैसे अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। तो सकारात्मकता का ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हम अच्छी किताबें पढ़ें। मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ। साहित्य की किताबें तो है ही, लेकिन साथ साथ अष्टावक्र संहिता, योग वासिष्ठ, पंचदशी, अवधूत गीता और बहुत सारे उपनिषद, इनको पढ़ने में मेरा वक्त जो जाता है उसके कारण कहूँ तो मन का भय भी बहुत दूर होता है। बहुत ज़्यादा बहुत सारे वैज्ञानिक ढंग से बहुत सारे बातों को उपनिषदों में या योग वासिष्ठ में बताया गया है, तो मन वहीं घूमता रहता है। तो मेरा समय तो ऐसा ही बीत रहा है। और मुझे लगता है आप लोग भी अपने अपने समय में बहुत सारी ऐसी बातों की खोज की होगी, संगीत सुनने की, कुछ एक्सरसाइज करने की, कुछ मेडिटेशन की, जिसके कारण आप लोग भी बहुत अच्छा समय बिता रहे होंगे। आप सबों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और लगता है कि अब समय हो रहा है कहानी पाठ का, तो मैं कहानी पाठ शुरू करती हूँ। कहानी पहले बता दूं कि ये कहानी हंस में 2016 में छपी थी और स्वाभाविक रूप से मेरे लिए यह एक बहुत ही सम्मानजनक स्थिति थी जब मुझे पता चला कि हंस में मेरी कहानी आ रही है। और जिस तरह से इसको पाठकों ने पसंद किया, मुझे फ़ोन किया, चिट्ठी लिखी, उसके लिए मैं उन सभी पाठकों की अनुग्रहित हूँ। एक तरह से कहानी लिखना तो अलग है, लेकिन जबकि वह पाठकों तक पहुंचता है
और पाठक आपसे संवाद करते हैं तो उसकी सही उसको कहते हैं सही जगह पर तभी वह कहानी पहुंचती है जब लेखक को पता चलता है कि यह पाठकों तक पहुंची है। वैसे कहानी लिखना मेरे लिए कुछ ऐसा है कि कहानी का कोई प्लॉट मेरे मन में नहीं रहता है। जैसे एक भूख प्यास व्यक्ति को लगती है, वैसे ही कहानी मेरे करीब आता है। और जब मैं लिखना शुरू करती हूँ तो कहानी स्वयं ही आगे बढ़ती है। बेशक उसके अंदर मेरे अपने अनुभव, मेरे स्वप्न, मेरा बीता हुआ समय, मेरी पढ़ी हुई चीज़ें, वो चीज़ें अपने आप उसमें ज़रूर जुड़ जाती होंगी। बाद में पढ़ने पर मुझे भी लगता है कि कभी किसी जगह के दृश्य मेरी कहानी में जुड़ गए, कभी कोई अनुभव जुड़ गया। लेकिन जब लिखना शुरू करती हूँ उस समय यह मुझे नहीं पता होता है। जब कहानी बनकर पूरी होती है तब मैं भी एक पाठक की तरह उसे पहले पढ़ती हूँ। तो ठीक है, अब कहानी पाठ शुरू करती हूँ। कविता की रात कहानी का शीर्षक है। पढ़ती हूँ। इस अनजान से पहाड़ी शहर में उससे इतने वर्षों बाद भेंट होने वाली है, यहाँ आते हुए मुझे कहाँ पता था। सनसेट पॉइंट के करीब खुली जगह में रखे गए कुर्सी टेबल पर बैठा हुआ मैं चाय पीते हुए अन्य टूरिस्टों की तरह सूर्य के अस्त होने के इंतज़ार में था। तभी सड़क के उस पार अभी अभी आकर खड़ी हुई बस से उतरते हुए मैंने उसे देखा, अनांशी। अचानक बीता हुआ समय मेरे करीब आने लगा। मुझे बरसों पहले के बीते हुए वक्त ने यहाँ इस सांझ में अचानक चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। वहाँ उस छूट चुके पुराने शहर में अनांशी के घर के बड़े से गेट के बाद स्थित लंबे ड्राइववे के दोनों ओर लगे नीम और सेमल के वृक्ष अलग अलग स्वांग के संग खड़े दिखा करते थे। बागीचे के दाहिने कोने में बरसों पुराना आकाश नीम का घनी डालियों वाला वृक्ष मौसम आने पर श्वेत पुष्पों से भर जाया करता था और अपने नीचे की तमाम ज़मीन की सतह को लंबी डंडी वाले छोटे छोटे श्वेत पुष्पों से भर दिया करता था, जिनसे बेहद हल्की मादक सी खुशबू आती थी। उस घर के बड़े से गेट के पास ही चौकीदार की खोली थी, जिसमें बैठा बूढ़ा चौकीदार गेट खड़कते ही आगे बढ़कर उसे खोल देता था। खोल तो देता था, लेकिन प्रश्नवाचक मुद्रा नहीं छोड़ता था। किससे मिलना है, क्या काम है, क्या नाम है। शुरू में उसका प्रश्न पूछना मुझे बुरा नहीं लगता था। बाद में मैं हर दिन की इस पूछापूछी से चिढ़ने लगा था। अनांशी को जब बताया तो वह जोरों से हंस पड़ी थी। मुझे उसकी हंसी का सबब समझ में नहीं आया। डोंट वरी, वह ऐसा ही है, लकीर का फकीर। लगभग हर शाम मैं वहाँ जाता, अनांशी के यहाँ। गेट से गुजरकर मैं ड्राइववे पर बढ़ता बढ़ता अंत में गोल घूमकर बरामदे के निकट पहुँच जाया करता था। वहाँ ठीक सामने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा ज़्यादातर खुला ही दिखता। उसके साथ लगा हुआ बाईं ओर का कमरा अनांशी का था। ऊंचे गेट के बगल में बैठे चौकीदार की घूरती नज़रें मुझे मेरी पीठ पर तब तक गरी हुई महसूस होती जब तक मैं बाएं घूमकर बरामदे पर चढ़ न जाता था। वहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ड्राइंग रूम के दूरे खुलने वाले दरवाजे के पीछे स्थित सोफे नज़र आते थे। वह घर अलग हटकर देखने पर अपने परिवेश के संग ऐसा लगता था मानो पृथ्वी पर स्थित एक बड़े से खुले खुले आकाश खंड को चारों ओर से घेर दिया गया हो। लेकिन आकाश ने अपने खुलेपन के व्यवहार को नहीं छोड़ा हो। अनांशी को उस घर के परिप्रेक्ष्य में देखने पर उसके व्यक्तित्व में स्थित निर्द्वंद कोने सहज ही समझ में आ जाते थे। उन दिनों ऑफिस से आने पर मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर अनांशी के घर पहुंच जाया करता था। फिर भी कभी कभी मुझे वहां पहुंचने में 8-9 बज जाते थे। कई बार जब मैं वहां पहुंचता तो रात के 9 भी बजे होते। उस समय भी अनांशी अपने कमरे
में बाल बिखराए हुए बहुत से खुले पन्नों के बीच कभी ज़मीन पर पैर पसार कर, कभी सोफे पर पैर सिकोड़ कर बैठी हुई मिलती। अपनी स्वयं की लिखी कविताओं के बीच, उनके बिखरे पन्नों के बीच बैठी हुई वह स्वयं भी किसी गंभीर काव्य की उलझन भरी पंक्तियों की तरह प्रतीत होती थी। ओह क्षितिज, कितना अच्छा हुआ तुम आ गए। इन पन्नों को सीरियली इस फाइल में सजा दो। मैं अभी तैयार होकर आई। कमरे से बाहर निकलते हुए वह दरवाजे के पर्दों को हटाते हटाते रुक जाया करती थी। कॉफ़ी पियोगे? मेरे जवाब को बिना सुने ही वह रामा की माँ को आवाज़ देती, अम्मा 2 कप कॉफ़ी बनाना जरा। ज़्यादातर ऐसा होता कि जिस समय मैं अनांशी के घर पहुँचता वह कमरे में अकेली बैठी हुई ही मिलती। कभी कभार उसका छोटा भाई, मृगमान या अंकल आंटी भी मिल जाते। उस बड़े से घर में सबों के लिए अपने अपने कमरे थे। उनका अपना अपना स्पेस था। वे सभी एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए हुए एक साथ उस विस्तृत परिवेश वाले घर में रहते थे जिसे अनांशी के दादा दादी ने कई दशक पहले अपने परिवार के लिए बनवाया था। अनांशी तैयार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाती थी। बालों को मोड़ मारकर जूड़ा जैसा कुछ बना लेती थी। कुर्ता बदलकर मेकअप विहीन उज्जवल चेहरे के साथ जल्दी ही दरवाजे का पर्दा हटाकर आ जाती। हम साथ साथ कॉफ़ी पीते। कॉफ़ी पीकर हम अक्सर घूमने निकल जाते। घिरती हुई शाम से लेकर रात तक पैदल चलते रहते। अनांशी को भी शायद उस सैर का इंतज़ार रहा करता था। मुझे लगता वह मेरी प्रतीक्षा में ही स्वयं के कामों को पूरा करती जाती है। प्रतीक्षा के नीरस घंटों को वह व्यस्तता के घेरे में लपेट दिया करती थी शायद। कभी कभी हम शाम को निकले हुए देर रात में लौटते। हम पैदल चलते रहते, इस सड़क से उस सड़क, इस फुटपाथ से उस फुटपाथ। अभी के समय में यहाँ से देखने पर आश्चर्य होता है कि थकान तब के समय में हमारे करीब कहीं दिखती ही नहीं थी। शायद वही होती है स्वप्नों से भरी जमी पर सपनों के संग विचरने की उम्र और हर समय ताज़ा दम रह पाने का एहसास। हम खूब घूमते, खूब पैदल चलते। ऐसी ही एक साधारण सी शाम थी। बारिश भरे बादल अचानक ही बूंदों का रूप धर बरस पड़े थे। हम लोग भीग गए थे, लेकिन सैर हमारी जारी रही थी। वहाँ जहाँ ढलान के बगल वाली सड़क दाहिनी ओर मुड़कर सीधी मुख्य सड़क की तरफ जाती थी और कोने वाला अमलतास जून के प्रथम सप्ताह में खिला करता था, वहीं उस पुराने ढहे हुए बंगले के गेट के बाहर बने सीमेंटी बनावट पर अनांशी बैठ गई थी। ऊपर घनी छाया वाला पेड़ था। बाद में पता चला वह रीठे का पेड़ था। मैं भी वहीं बैठ गया था। दाहिनी ओर सड़क के पार जमीन काफ़ी नीची थी, जैसे अनदेखे तालाब ने वहाँ जगह घेर रखी हो। बारिश की कुछ बूंदें अनांशी के कपाल से बहकर भौं के किनारे से ठुड्डी तक चली आई थीं। वह अमलतास की शाखों पर पुष्पों के सौंदर्य पीली उजास को निहारती बैठी थी। मेरी नज़रें बार बार उस शाम उसकी ओर उठी थीं। वह किसी कविता के बारे में सोचती, एकदम मौन होकर बैठी रही थी। उसी समय मेरे मन के कोनों में दबी आकांक्षा अचानक वास्तविक रूप धर मेरे सामने खड़ी हो गई थी। और उसी शाम हमने एक साथ रहने का निर्णय ले लिया था। कई वर्षों तक हम साथ रहे थे। कहना चाहिए बड़े सुखपूर्वक प्रेम में डूबे हुए लंबे सालों को हमने महसूस किया था, भोगा था। उसकी दीप्ति में आपसी संबंध को, प्रेम को संवार कर खूब बड़ा किया था। लेकिन वास्तविक धरातल पर, इस धरती पर, इस दुनिया में किसी कवि के साथ रह पाना आसान है क्या? अनांशी बेहद सुंदर, सलीकेदार, बुद्धि की दीप्ति से भरी हुई प्रेममयी नारी। लेकिन वही नारी 2-2 दिन तक बिना कंघी किए बालों के साथ ढीले सूती गाउन में नाराज़गी की मुद्रा में पूरे घर में आहत शेरनी की तरह जब घूमती रहती,
तो मैं क्या, घर की सारी दीवारें भी सकपका सी जाती। वह समय पूरे वातावरण पर काफ़ी भारी गुजरा करता था। उन दिनों मैं कुछ भी समझ नहीं पाता था। मेरा पति भाव उसे सलोनी, मृदु, संवरी हुई मुलायम मुद्रा में देखना चाहता था, लेकिन अनांशी, वह तो पूरे पूरे दिन क्रुद्ध सी उलझन भरी मुद्राओं के बीच उलझे हुए भावों के संग पूरे घर में घूमती रहती। उन दिनों न तो वह किसी बात का जवाब ठीक से देना चाहती, न ही कहीं किसी से मिलना चाहती। शायद वह समय उसके अंदर के कवि के उलझाव के बिंब जैसा था। ऐसा कम ही होता, लेकिन कुछ महीनों के अंतराल पर होता ज़रूर। हर बार ऐसा न होने देने का निर्णय लेने के बाद भी अनांशी घर में कई बार अजीब से माहौल को अवश्य रच डालती थी। उस समय मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता था कि उस तरह का पीरियड अनांशी के लिए किस खास रचना की प्रसव पीड़ा के समय होने वाले दर्द के समान भरा हुआ गुजरता था। शायद मात्र मानसिक पीड़ा, लेकिन मानसिक पीड़ा हुआ करती थी शायद। मैं उस समय खंड में इस बात को नहीं समझ पाता था। बाद के वर्षों में मैंने कई बार लेखकों के ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के दौरान जाना कि रचना का समय, खासकर कवि के लिए उसका रचनाकार, रचना का काल भारी उलझन का माहौल सृजित करता है। उस नई उम्र के दौर में मैं कुछ भी समझ नहीं पाता था। अनांशी बताती भी नहीं थी। वैसे समय में तो वह मुंह खोलते ही दंश मारने को तत्पर दिखती थी। उन खास दिनों के बीच उससे किसी भी किस्म की बातचीत संभव न हो पाती। कुछ भी सुलझ नहीं पाता था। हमारे बीच झगड़े होते, बार बार झगड़े होते। ऐसा कई बरस चला। मैंने उसे झेला या उसने मुझे, यह तो भगवान ही जाने। अंत में यही तय हुआ कि हम अलग रहें, एक दूसरे से बच कर रहें। हालांकि मेरा मन इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन वस्तु स्थिति यही इंगित कर रही थी कि संग साथ की लालसा के बीच आगे के महीनों वर्षों में न जाने क्या कुछ खो देना पड़ेगा। टनों भार वाला कटुता का सैलाब हमारी ओर उमड़ा चला आ रहा था। वे वर्ष उलझन, कटुता और चिढ़ से भरे हुए थे। अंत में हम अलग हो गए थे, इस शर्त के साथ कि हम एक दूसरे को कभी खोजेंगे नहीं, सुख में, पीड़ा में कभी पुकारेंगे नहीं। जैसा मन हो वैसा जीवन स्वयं के लिए चुन लेंगे। कभी सामने पड़ गए तो समग्रता में कुछ समय के लिए मित्र स्तर पर एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे, लेकिन कभी भी कुछ भी अप्रिय कुरेदेंगे नहीं। और आज अनांशी इस पहाड़ी शहर में मेरे सामने खड़ी थी। हम दुनिया की छत कहलाने लायक पृथ्वी खंड पर खुले आसमान के नीचे खड़े काले बादलों के घटाटोप के बीच से डूबते सूरज को एक साथ निहार रहे हैं। अनांशी एकटक आसमान को देख रही है। मैंने सोचा कि उसके मन में शायद किसी कविता की पंक्ति जन्म ले रही होगी, लेकिन अब मैं यह भी जान गया हूँ कि मुझे उसका कविताएं लिखना, कवि होकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मैं साथ ही यह भी जानता हूँ कि इस बात को मैं उसे कभी भी बतला नहीं पाऊँगा। मैं सूरज की ओर देखता हूँ। बादलों की मोटी चादर के बीच से झांकती रश्मियाँ अपनी तनी तनी लकीरों के संग गंतव्य स्थल पृथ्वी की ओर सीधी लकीर में उन्मुख है। ऐसे सौंदर्य दृश्य का साक्षी बनना किसी नई अनजानी दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। मैं घने काले बादलों से भरे आसमान को देखता हूँ। ध्यान से स्थिर होकर दृष्टि रखने पर बादलों की तह में हल्का हल्का विचलन है। बादलों के थक्के लगातार यहाँ से वहाँ आ जा रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। काले बादलों की मोटी तह
जहाँ ख़त्म होती है वहाँ अपेक्षाकृत हल्के रंग के बादल हैं। वे भी हल्की सी गति में गतिशील हैं। धुएं की पतली पतली तहों के द्वारा रचे गए ये बादल इतनी दूर से रुई की मोटी दीवार जैसे दिखते हैं। आश्चर्य है। अचानक बीच में थोड़ी सी जगह से बादल हट जाते हैं और वहाँ सूर्य की उज्जवल किरण सीधी रेख में खींची दिख पड़ती है। 1, 2, 3, 4 सूर्य रश्मियों की 4-5 पट्टियाँ अचानक उसी स्थान से निकलकर सपाट लंबे सतह का आभास देती हुई आगे और आगे बढ़ाती हैं, यहाँ पृथ्वी की ओर। आसमान पर पटे काले बादलों की सतह के बीच सूर्य के झांकते निचले कोर की गोलाई क्षण भर बाद ही कौंध उठती है। आसमान में अचानक खुल पड़ी दिव्य खिड़की का निचला भाग एकदम सीधा है। उसके पीछे सूर्य धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता हुआ दिख पड़ता है। अद्भुत, आश्चर्यजनक रूप से सौंदर्ययुक्त। अनांशी चेहरे को ऊपर उठाए इस अद्भुत दृश्य को एकटक देख रही है। सम्मोहन में डूबी उसकी छवि को मैं करीब से महसूस करते हुए मन ही मन चौंक सा जाता हूँ। आज भी उसका वजूद मुझ में वैसा ही आमंत्रण भरने में सक्षम है जैसा बरसों पहले कभी नवयुवा काल में था। तत्काल ही स्वयं के इस विचार के साथ मैं खुद ही सरपका सा जाता हूँ। मैं उधर से नजरें हटा लेता हूँ। नीचे गहरी घाटी है, हरियाली की परतें पहाड़ों की तरह पंक्ति दर पंक्ति फैली हुई है। ऊपर खुला आसमान और नीचे घाटी, बीच की समतल जमीन पर खड़े मैं और अनांशी। मन में सोच उभरती है कि यह वक्त मेरी खातिर यहीं रुका रह पाता तो कितना अच्छा होता। तभी अनांशी मानो मंत्रविद स्थिति से बाहर आती है। मुझे देखकर मुस्कुराती है, मित्रवत मुस्कान। मैं पूछता हूँ, पिछले वर्षों में क्या क्या किया? कई किताबें छपी, कहानी संग्रह, उपन्यास, लेख वगैरह, यही सब करती रही। हाँ, और कविताएं? कविता अब मैं नहीं लिख पाती। कभी कभी कोशिश करती हूँ पर संभाल नहीं पाती। असल में अब वे मेरे पास आती ही नहीं, या फिर मैं उन्हें कायदे से पकड़ नहीं पाती हूँ। उसकी आंखों में अनंत सन्नाटा सा भरा था। क्या था वहाँ? क्या वह मेरी कमी का, संगी के साथ न होने का प्रतिरूप था? मैं उससे अलग हो गया था, इसीलिए नहीं लिखती वह कविताएं। मुझे याद है मुझे बरसों पहले जब हम साथ थे तो उसका चलते चलते अचानक रुक जाना, पर्स खोलना, जो भी पेपर डायरी मिले उस पर पंक्तियाँ अंकित कर देना, कागज़ न मिलने पर नैपकिन पर लिखना, कई बार मेरे रुमाल पर भी। मैंने उसकी ओर देखा। मेरे मन में अभी भी कई प्रश्न थे जिन्हें पूछा जाना बाकी था। और शादी? दोबारा शादी करूँगी क्या? मैं उसके आवाज़ की तुर्श ध्वनि को देखता रह गया। इतनी बड़ी बात कैसे कोई इतने झटके से कह सकता है? लेकिन नहीं, अनांशी ही कह सकती है यह। हाँ, पूरी पृथ्वी पर मात्र वही कह सकती है यह बात, और वह भी इस टोन में। मेरी अदम्य इच्छा हुई कि सीधा खड़ा हो जाऊं, अनांशी के करीब जाऊं, उसे जोड़ों से बाहों में घेर लूं और किसी यक्ष, किसी देवता की तरह पलक झपकते कहीं दूर ऐसी जगह चला जाऊं जहां हम दोनों के अलावा कोई नहीं हो। उसकी कविताएं तो बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर बाद मैं सच में सीधा तनकर खड़ा हो गया, लेकिन अनमना सा। रात घिरने लगी थी। धीरे धीरे सन्नाटा फैल रहा था। लोग वापस जा रहे थे। तुम अपनी बताओ क्षितिज, इतने सालों में क्या क्या किया? अब अनांशी का प्रश्न मेरी ओर उन्मुख था। इच्छा हुई कह दूं, शादी की, बच्चे हुए,
फिर मैंने सोचा इतने वर्षों बाद ऐसे माहौल में हंसी मजाक की बात, इस नाजुक मसले पर नहीं। मैं तो बस वही रहा जो तुम छोड़ कर गई थी, अनंत अकेलेपन में घिरा नितांत अकेला क्षितिज। नौकरी में बेहिसाब तरक्की की, अब कंपनी का डायरेक्टर हूँ। हर वह चीज़ मेरे पास है जिससे फिजिकल वर्ल्ड की उन्नति मापी जाती है। बंगला, कार, बैंक बैलेंस, पोजीशन, बस घर नहीं है। क्या मतलब? अभी तो कहा बंगला है। बंगले का मतलब घर कहाँ होता है? ओह, अनांशी अनमनी हो उठी। मुझे दुख हुआ, मैंने ही शायद उसे अनमना बना दिया है। वैसे अब अभी तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। मैं तो अभी आई हूँ। तुमने देखा, बस से उतरकर पहाड़ की समसतह पर पैर रखा है। कहीं ठहरने की व्यवस्था है? सोचा था पहुँच कर खोजूंगी। ऐसा करते हैं, अभी मेरे गेस्ट हाउस चलो। चलो, वही पुराना बिंदासपन। हम लोग गेस्ट हाउस आ गए। बरामदे से दिखती पहाड़ों की चोटियाँ थीं। सामने लॉन की बगल की क्यारियों में अनगिनत नन्हे पुष्प जगमगा रहे थे। कमरे में आकर मैं बाथरूम में फ्रेश होने गया। वहाँ बंद दरवाजे के पीछे कपड़े बदलते हुए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि दरवाज़ा खोलने पर वहाँ अनांशी को बैठा हुआ पाऊँगा। मैंने पाया कि ब्रश करते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे। आधे घंटे बाद बाहर निकलकर मैंने जब टीवी का स्विच ऑफ किया तो पाया कि अनांशी तकिए पर आधी लेटी हुई सो चुकी है। वही पुरानी भंगिमा, बगल में किताब खुली हुई, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ बच्चों जैसा, पलकें अध छिपी। मरकरी बंद करके मैंने छोटी लाइट जलाई। बिस्तर के करीब जाकर कुछ देर मैं उसे सोते हुए देखता रहा। क्या वह अलग कमरे में रहना चाहेगी? झुककर उसके ललाट पर से बाल हटाते हुए मेरी उंगलियां न जाने क्यों कांप उठी, कहीं वह जाग न जाए। लेकिन उम्र ने अनांशी को भी छुआ था। वह इतने हल्के स्पर्श से वाकई जाग गई। बूढ़े हो गए क्या? अनांशी की आवाज़ की खनक ने एक बारगी बीच के वर्षों के सारे मलाल धो दिए। कुछ ही देर में, इतने सालों बाद, वह अनजाना अपरिचित कमरा हमारे प्रेम से लबालब भर सा गया, उज्ज्वल, ऊर्ज्वसित। बहुत दिनों के बाद एक ही झपकी के बीच घंटों बीत गए। स्वप्न रहित नींद। आँख खुलने पर समझ ही नहीं पड़ा कि मैं कहाँ हूँ। अपने बंगले के कमरे में, अपने बिस्तर पर। मैंने बगल की दीवार पर नज़र दौड़ाई। तभी मुझे याद आया कि मैं तो छुट्टियों में पहाड़ पर आया हूँ, गेस्ट हाउस में हूँ। दीवार पर टंगी घड़ी में 2:30 बज रहे थे, रात के 2:30। मैंने पाया कि वह बिस्तर पर नहीं है। मन धड़क सा गया। क्या अनांशी चली गई? नहीं। तभी कोने वाले सोफे की पुष्ट पर टिकी उसकी एक बांह दिखी। दूसरे से वह तेजी से लिख रही थी। उसके चेहरे पर निश्चिंती के ठहराव भरे भाव थे। शायद वर्षों बाद वह कोई कविता लिख रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।